यूपी बोर्ड कक्षा 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं आपका भूगोल का पेपर 2027 वाला, यानी कि जो 2027 में आपका पेपर आने वाला है। आज हम वही पेपर देखने वाले हैं। आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, ठीक है। और जो आपका समय है वो रहेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट का, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न पर को बहुत ही अच्छे तरीके से हल करते हैं। इसमें जो एमसीक्यू है उसे हम हल करेंगे, बाकी जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, उन्हें हम आपको बताएँगे और आपको उनको देखकर अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना है और उनका रिवीजन करना है, ठीक है। तो ऊपर आपको सबसे पहले अपना नाम डाल लेना है, ठीक है। ऊपर आपको अपना नाम डाल लेना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा और ऊपर यहाँ पर आपका नाम रहेगा, ठीक है। भूगोल का पेपर है, 70 नंबर का इसका पूर्णांक है, ठीक है। और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिल जाएँगे, ठीक है। समय इसका मैंने आपको बता दिया, 3 घंटा 15 मिनट। अब सभी पेपरों में से आपको सबसे पहले उनके निर्देशांक पढ़ने होंगे, ठीक है, क्योंकि निर्देशांक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आइए सभी को निर्देशांक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। यानी कि जो शुरुआत के 15 मिनट हैं वो आपको फ्री में दिए गए हैं, यानी कि आप भी के लिए निर्धारित हैं, काहे के लिए, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा है आपका, मतलब ये आपका नोट है। आपका पहला निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको इसमें कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 20 शब्दों में देना है। फिर प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय है, ठीक है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है, ठीक। आगे देखते हैं। अगला है आपका कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जब आप पेपर देंगे तो आपका जो भी आपका क्वेश्चन का नंबर रहेगा वो आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। फिर चौथा आपका लास्ट बचा है कि उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों से मतलब से अपने उत्तर पुस्तिका की पुष्टि कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर रेखा मानचित्र वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न को, ठीक है। पहले करेंगे हम बहुविकल्पी प्रश्न को, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और यही हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। आइए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। यानी जो हमारा भारत देश है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है। तो आपका ऑप्शन है बिहार, ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र और अंतिम में आपका चौथा राजस्थान, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इसे मैं पहले थोड़ा रंग चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि जो काली मिट्टी है वो किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है। आपके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है आपका धान, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है कपास और चौथा है जूट, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास, ठीक है। कपास के लिए सबसे ज़्यादा काली मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। आपका ऑप्शन है पहला कोयला, ठीक है, दूसरा है आपका पेट्रोलियम, ठीक है, फिर आपका चौथा है सौर ऊर्जा और सॉरी तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा है प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो नवीन मतलब जो भी नवीकरणीय है उसमें आपका क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा वाला, मतलब कि तीसरा सौर ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है मुंबई और चौथा है विशाखापट्टनम, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा वाला विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि हरित
क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि जो हरित क्रांति हुई थी, आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा ध्यान से, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन देख लेते हैं, औद्योगिक विकास, दूसरा कृषि उत्पादन में वृद्धि, तीसरा वन संरक्षण या चौथा पर्यटन विकास। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन में वृद्धि। उसमें आपको मालूम है कि नए-नए बीजों को लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन-सा है? यानी कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पानी बरसता है? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है शिमला में, दूसरा है मसूरी में, तीसरा है मोहसिन राम में या चौथा है श्रीनगर में। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मोहसिन राम में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी बरसता है। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है, उसमें से इनमें से कौन सी नदी है जो वहाँ पर क्या होती है, गिरती है? आइए इसका सही आंसर देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है गोदावरी और चौथा है लूनी नदी। ठीक है, तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गोदावरी। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका आठवां कि भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला परिवहन साधन कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा परिवहन साधन पाया जाता है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं, जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेल परिवहन। आपने देखा होगा कि भारत में ट्रेनें अधिक चलती हैं, ठीक है, बाकी की अपेक्षा। यहाँ तक हमने आपको बता दिए हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और अब हम करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को आपको एक-एक बताएँगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है? तो उसे प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवनिश्चयवाद से क्या अभिप्राय है? ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फैजेंडा किसे कहते हैं? ठीक है, क्या बोला है कि फैजेंडा किसे कहते हैं? फिर आपका अगला प्रश्न है पर्यटन नगर किसे कहते हैं? ठीक है, क्या बोला मैंने? पर्यटन नगर किसे कहते हैं? अगला है आपका भाखड़ा नागल परियोजना का एक प्रमुख लाभ लिखिए। यानी कि जो भागल नागल परियोजना जो आपके लिए चलाई गई थी, ठीक है, जो भारत के लिए उसका एक लाभ लिखिए। फिर हरियाली परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य लिखिए। यानी कि जो हरियाली परियोजना है, उसका आपको एक मुख्य उद्देश्य लिखना है। 14वां प्रश्न है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यानी कि जो जैव विविधता होती है उससे आप क्या समझते हैं? अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो जनसंख्या है उसका घनत्व से आपका क्या अभिप्राय है? उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि भारत में इतने से इतने किलोमीटर में इतना जनघनत्व होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा होगा, अगर अभी तो आपके पास अच्छा खासा समय आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला है आपका सतत विकास किसे कहते हैं? यानी फिर ऐसे आ सकता है कि सतत विकास की परिभाषा लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो ये पीडीएफ आपको चाहिए तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके ले सकते हैं। अगला है आपका अब हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका कौन-कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट है? तो लघु उत्तरीय में आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है? आपका पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली यानी वाले 4 प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो संरक्षण है, जो जल संरक्षण होता है उसके प्रमुख उपाय का वर्णन आपको करना है। अगला है भारत में पर्यटन उद्योगों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर अगला प्रश्न है परिवहन के विभिन्न साधनों की तुलना कीजिए, यानी कि जो परिवहन होते हैं उसमें जो विभिन्न साधन है उन सब की आपको तुलना करनी है कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आसान है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कृषि पर
कृषि पर जलवायु के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि जो जो जलवायु होती है, जिससे हमें हानि भी हो सकती है और लाभ भी होता है, उस पर आपको लिखना है। फिर आपका अंतिम प्रश्न बचा है इस चीज़ का लघु उत्तरीय का, कि क्या बोल रहा है अंतिम प्रश्न, कि नगरीकरण के 2 लाभ तथा 2 हानियाँ लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है? ये आपको प्यारे बच्चों ये आपको करके ही जाना है, कि जो नगरीकरण होता है उसके 2 लाभ और 2 हानियाँ लिखिए। आगे बढ़ते हैं और अंतिम आपका आता है, यानी कि इसके बाद तो मानचित्र बचा है। अभी आपका आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये भी आपको एक अनम मतलब एक इसकी एक अनेक भूमिका है, मतलब इसकी अलग ही भूमिका है। ये अधिक नंबर के आते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, कि भारत में संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता एवं प्रमुख उपयोगों का वितरण, ठीक है, यानी उपयोगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कि भारत में संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता एवं प्रमुख उपयोगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि संसाधनों की आवश्यकता किस प्रकार है भारत में, ठीक है, और उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं उसका आपको विस्तार में लिखना है। अगला प्रश्न है आपका 24वाँ, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी कि आपको लिखना है, एक लंबी सी हेडिंग डालनी है, कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, और आपको उस पे लिखते चले जाना है। फिर इसमें आगे बोल रहा है कि उसके प्रभाव भी लिखने हैं तथा नियंत्रण के उपाय का विस्तार से वर्णन कीजिए, और उसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या को, वो भी आपको लिखना है। फिर आपका आता है अंतिम टास्क मानचित्र वाला, ठीक है, यहाँ भी आपको 1-1, 2-2 नंबर मिल जाता है। तो आपका पहला दिया हुआ है कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। यानी कि वहाँ पर आपको मानचित्र दे दिया जाएगा, आपको बताना है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर है। तो पहला है आपका कि भागड़ा नागल बाँध कहाँ पर है? फिर आपको बताना है रांची कहाँ पर है? फिर आपको बताना है कि वाराणसी यानी आपका बनारस कहाँ पर है? और फिर आपको बताना है कि सतलज नदी कहाँ पर है? ठीक है? ये 4 प्रश्न हो गए, और फिर एक और आपका आ जाता है कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि ये चीज़ें कहाँ-कहाँ पर है। तो पहला है आपका मुंबई कहाँ पर है, ठीक है, क्या बोला है कि मुंबई कहाँ पर है, दूसरा है कोलकाता कहाँ पर है, तीसरा है चेन्नई कहाँ पर है, और चौथा है विशाखापट्टनम कहाँ पर है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद होती हैं या आप नहीं कर पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट मतलब सिर्फ आप कमेंट करिए, आपको तुरंत ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा पेपर ख़त्म हो जाता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्र, सखा, साथी, बंधुओं के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और ऐसे पेपर मतलब लेने के लिए और अपनी और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी बोर्ड परीक्षा तक ऐसे ही पेपर आपको कराते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना आए। आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे आप कला वर्ग वाले हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग वाले हैं, आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको मिलती ही रहेंगी, ठीक है? बाकी इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।